जम्मू कश्मीर के मामले में अक्सर प्रधानमंत्री का दफ्तर हो या केंद्रीय गृह मंत्री का दफ्तर हो, ये दोनों दफ्तर जम्मू कश्मीर के मामले में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय का जहाँ तक ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर के मामले में सारे बड़े फैसले प्रधानमंत्री से पूछकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अक्सर जम्मू कश्मीर को लेकर फैसले किए हैं। और कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान और ANI से बातचीत में ये कहना कि आप उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को बहुत ज़्यादा गंभीरता के साथ लेते हैं, क्या दर्शाता है? क्या जम्मू कश्मीर की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है या केवल ये एक राजनीतिक बयान था? इस बयान का और कोई अर्थ नहीं। अगर गंभीरता के साथ आप चीज़ों को देखेंगे तो आपको एक बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर के मामले में 1947 से लेके 5 अगस्त 2019 तक जितने भी फैसले लिए गए या जो भी फैसला हुआ या जो भी बदलाव लाया गया, उस बदलाव के केंद्र बिंदु अब्दुल्ला परिवार रहा है। चाहे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जेल में थे या जेल के बाहर, उसके बाद उनके पुत्र डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के सुपुत्र उमर अब्दुल्ला हो, ये केंद्र बिंदु रहे हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति में जिस एक व्यक्ति ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसका नाम मुफ्ती मोहम्मद सैयद। लंबे वक्त से घाटी में राजनीति करते रहे और उनको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ नेता अक्सर ये कहा करते थे कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद एचकन सिलवा रहा है और जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है। अक्सर ये मुफ्ती मोहम्मद सैयद को लेकर कहा जाता था। उनको लेकर और भी कई बातें कही जाती थी। हालांकि अब तो केंद्र सरकार में या केंद्र का कोई भी मंत्री जब निशाना साधता है तो 3 परिवारों की बात करता है, उसमें गांधी परिवार, मुफ्ती मोहम्मद सैयद का परिवार और अब्दुल्ला परिवार। हालांकि मुफ्ती मोहम्मद सैयद के परिवार का जहां तक ताल्लुक है, पारिवारिक तौर पर मुफ्ती मोहम्मद सैयद की राजनीति की शुरुआत जम्मू कश्मीर में 1999 में हुई। पारिवारिक तौर पर मैं इसलिए कह रहा हूं कि महबूबा मुफ्ती कांग्रेस में सक्रिय थी और वो कांग्रेस की बड़ी नेता बनी कश्मीर घाटी में, और उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर जब PDP का गठन किया, उसके बाद जाकर आप कह सकते हैं कि पिता पुत्री की पार्टी बन गई PDP। हालांकि जिस समय पार्टी का गठन हुआ था उस समय पिता पुत्री के ऊपर कोई फोकस नहीं था, लेकिन यह समय के साथ हुआ। और कल जब केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आप इनको बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ ले रहे हैं, तो साफ तौर पर उनका इशारा इस ओर था कि जहां PDP का जनाधार जम्मू कश्मीर में घट गया है और कुछ एक इलाकों तक सीमित होकर रह गया है, वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी जो जनाधार एक समय जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, वो जनाधार आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास नहीं है। यानी उनका जो व्यंग है वो तथ्यों के आधार पर है। अब वो कैसे है, आइए उस पर बात करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक समय जम्मू कश्मीर की पार्टी हुआ करती थी और 1996 के जब असेंबली चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए तो 2/3 बहुमत नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास था और जीतने वाले जो उनके प्रत्याशी थे वो जम्मू संभाग से भी थे, कश्मीर संभाग से भी थे और लद्दाख से भी थे। उसके बाद 96 के बाद जनाधार घटता गया और जम्मू संभाग के एक बहुत बड़े मुस्लिम बहुमोल इलाके में कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जगह ले ली और राजौरी पुंछ के पहाड़ी इलाकों में PDP और उसके साथ में कांग्रेस ने अपनी जगह बना ली और आहिस्ता आहिस्ता यहां से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का सफाया होना शुरू हो गया। और अगर आज के दिन की हम बात करें तो PDP जहां पर साउथ कश्मीर के कुछ एक क्षेत्रों तक सीमित होकर रह गई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में आज भी है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास एक कैडर जरूर है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस अब आज इतनी ताकतवर जमात नहीं है जितनी ताकतवर जमात या जितना ताकतवर संगठन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1996 में या 1996 से पहले के समय में हुआ करता था। वैचारिक तौर पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत बदलाव आया है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी ऑटोनॉमी की बात किया करती थी, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ग्रेटर ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पास किया, उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर
उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में पोटा लाया, उसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में 2009 से लेकर 2014 तक का जो कालखंड उनका रहा उसमें क्या कुछ हुआ, वो सारी चीजें लोगों के सामने हैं। उसके चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू संभाग में कमजोर हुई है और इस समय इसके ये जो कालखंड चल रहा, इस कालखंड में नेशनल कॉन्फ्रेंस को केवल एक चीज के ऊपर विश्वास है, वो विश्वास इस चीज के ऊपर है कि जितना लोगों के अंदर केंद्र को लेकर नाराजगी होगी, उस नाराजगी का सारा फायदा जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को होगा। कल जब भी जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़े दल के तौर पर उभर कर आ सकती है। यह बात आपको अलग अलग सर्कल्स में लोग करते हुए सुनाई देंगे, लेकिन केंद्र में केंद्रीय गृह मंत्री के पास भी एक इनपुट रहता है। उसको ग्राउंड पर, जमीनी स्तर पर क्या हो रहा है, उसकी जानकारी अक्सर केंद्रीय गृह मंत्री को रहती है। अब अगर इन सारे तथ्यों को आप सामने रखें तो आपको दो बातें समझ में आएंगी। पहली बात तो यह समझ में आएगी कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जनाधार 1996 में था और जिस जनाधार को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी गंभीर नहीं रही, नतीजा यह निकला कि 2002 में वो जनाधार थोड़ा घटा, 2008 में और घटा और 2014 में वो जनाधार घटकर और कम हो गया। यानी कल जिस डोडा डिस्ट्रिक्ट में नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ताकतवर राजनीतिक दल हुआ करता था, अब वहां पर कांग्रेस है। रामबन जिला में जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ताकतवर राजनीतिक दल था, वहां आज कांग्रेस है, बीजेपी है। और आज के समय में डोडा में बीजेपी भी एक ताकतवर दल के तौर पर है, कांग्रेस भी एक ताकतवर दल के तौर पर है। और किश्तवाड़ में अगर आप चले जाएं तो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास वहां पर कुछ एक क्षेत्रों में नेशनल कॉन्फ्रेंस है, लेकिन बाकी जगह पर मुकाबला बीजेपी, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी और डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी और एक आधे क्षेत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। रियासी जिला जहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती हुई है बड़ी बार चुनाव, वहां पर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का मुकाबला है या कांग्रेस का मुकाबला है या अन्य जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी भी वहां पर है, एजाज खान और मुमताज खान के जरिए। वहां पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का उस तरह का जनाधार नहीं है जिस तरह का जनाधार नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कभी किसी समय में था। कठुआ सांबा आप जानते हैं, इस समय लहर जो है वहां पर बीजेपी की रही है और एंटी इनकम्बेंसी है। जमीनों को लेकर जो कुछ इस समय हो रहा है उसके चलते नाराजगी लोगों की बीजेपी के साथ जरूर है, लेकिन कल जब केंद्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वोट मांगने आएंगे तो लोग कहते हैं कि परिस्थितियां बदलेंगी। तो इसका मतलब यह कि अगर कठुआ सांबा की आप बात करें, यहां पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में अगर जैसे कठुआ जिला में आप चले जाएं तो बन्नी की कॉन्स्टिट्यूंसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जनाधार था, लेकिन अब इस समय नहीं है। इसका मतलब साफ तौर पर यह कि केवल घाटी की 47 सीटों तक नेशनल कॉन्फ्रेंस महदूद होकर रह गई है और इन 47 सीटों के ऊपर भी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को आप डिस्काउंट नहीं कर सकते। जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस को आप कमजोर नहीं कह सकते। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी एक दो क्षेत्रों में, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो इसका मतलब और उसके अलावा अन्य जो आजाद उम्मीदवार भी कई क्षेत्रों में खड़े होंगे। तो कुल मिलाकर अगर आप स्थिति देखेंगे तो स्थिति नेशनल कॉन्फ्रेंस की आज वो नहीं है जिस तरह की स्थिति नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक समय में हुआ करती थी। पीडीपी सुकड़कर कुछ एक क्षेत्रों तक साउथ कश्मीर में और कुछ एक क्षेत्रों में नॉर्थ कश्मीर में है। यह स्थिति इस समय इन दोनों नेताओं की है। और जब आप जमीनी स्तर पर देखते हैं और आपको यह स्थिति नजर आती है, तो उसके बाद जब केंद्र गृह मंत्री कहते हैं कि आप उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बयान को बड़ी गंभीरता के साथ लेते हैं, कि इसी परिप्रेक्ष्य में वो, ऐसा लगता है संभवतः जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो ये कहते हैं कि इसी परिप्रेक्ष्य में अमित शाह ये बात कर रहे हैं और कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाधार अब केवल मात्र नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के पास नहीं बल्कि अन्य कई और लोग भी हैं। और ये जो उनका बयान है ये एक और चीज की ओर इशारा करता है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव शायद जल्दी नहीं होंगे। उसका कारण यह कि उन्होंने कहा कि म्युनिसिपैलिटियों से, पंचायतों से, डीडीसीओं से, बीडीओ से, बीडीसीज जो बनाई गई हैं वहां से एक नेतृत्व जम्मू कश्मीर को मिलेगा। यह नया नेतृत्व होगा और ये जमीनी स्तर से उठे हुए नेता होंगे जो जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी करेंगे। अगर बात यह है तो इसका मतलब यह कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकता भी और थोड़े समय के लिए टलें और देखने को आने वाले कल में यह मिले कि अलग अलग क्षेत्रों में जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बलशाली नेता हुआ करते थे वहां अब कोई डीडीसी का जीता हुआ कैंडिडेट एक ताकतवर नेता के तौर पर सामने आ सकता है। ऑलरेडी अगर आप देखेंगे, आप साउथ कश्मीर में चले जाएं, पीरजादा मोहम्मद सैयद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में
या निजामुद्दीन खटाना जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में है, वहां डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के हारून खटाना भी एक ताकतवर उम्मीदवार है। इसी तरीके से बारामूला जिले में जब आप जाते हैं, कई डीडीसी ताकतवर कैंडिडेट बनकर असेंबली के चुनाव में उतरकर आ सकते हैं। सेंट्रल कश्मीर में भी यही स्थिति है और नॉर्थ कश्मीर में भी यही स्थिति है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ताकतवर लीडर जो हैं, उन्हें टक्कर दे रहे हैं जिन लोगों ने डीडीसी के चुनाव जीते हैं या बीडीसी के चुनाव जीते हैं या आजाद उम्मीदवार हैं और आने वाले कल में चुनाव में उतर सकते हैं। इस सारी स्थिति इस समय कश्मीर की है। और मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि जब आप एक केंद्र शासित प्रदेश में 90 सीटों वाली असेंबली के लिए चुनावी मैदान में उतरें और आप केवल और केवल 47 सीटों के ऊपर घाटी में सीमित होकर रह गए हों और वो 47 सीटें भी 5 से 6 दलों के बीच में बंटने वाली हों, तो फिर केंद्रीय गृह मंत्री अगर कहें कि आपके बयान को गंभीरता के साथ, अब बहुत ज्यादा गंभीरता के साथ लेते हैं, तो इसी परिप्रेक्ष्य में उसको देखा जा सकता है। अब अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की पुंछ और राजौरी की बात की जाए, पुंछ और राजौरी में आप जानते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री की भी कैलकुलेशन इस मामले में बिल्कुल सटीक है। वो जानते हैं कि ऑलरेडी हमने ऐलान कर दिया है कि पहाड़ी कबीला के लोगों को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिलेगा। बिल तैयार है और 13 मार्च के बाद किसी भी समय वो बिल जो है लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में आएगा। बिल के पारित होने के बाद पहाड़ी कबीला के लोगों को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिलेगा। इस गणित पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि शायद पहाड़ियों की जो पहाड़ी इलाका की सीटें हैं, ये सारी की सारी सीटों पर पहाड़ी कबीला के लोग जो हैं बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। अगर ऐसा हुआ तो 9 सीटें जो राजौरी और पुंछ में हैं, इन 9 सीटों में से पुंछ की कुछ सीटों के ऊपर, जैसे आप जानते हैं मेंढर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ताकतवर है, पुंछ में नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला है, सुरनकोट में नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुकाबला। हालांकि सुरनकोट में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे कद्दावर नेता थे सैयद मुश्ताक बुखारी, पार्टी छोड़ गए हैं। वहां पर कांग्रेस के नेता शाहनवाज चौधरी हैं या चौधरी मोहम्मद अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करते हैं तो वो एक नेता हो सकते हैं। लेकिन आप राजौरी में जब आते हैं तो राजौरी में समीकरण बिल्कुल उल्टा है। तो कहने का मतलब ये कुल मिलाकर कि जम्मू संभाग में वो क्षेत्र, जिन क्षेत्रों में नेशनल कॉन्फ्रेंस एक समय ताकतवर पार्टी हुआ करती थी, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास वहां जनाधार नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास आज वहां पर वो ताकत नहीं है जो ताकत कभी हुआ करती थी। और दूसरी तरफ पीडीपी का जहां तक ताल्लुक है, मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने पार्टी को जब बनाया, पार्टी ने बहुत मेहनत की। युवा आज भी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, युवा नेता आज भी पार्टी के साथ चल रहे हैं, लेकिन इन युवा नेताओं की जमीन पर पकड़ नहीं है। ये चैनलों के ऊपर डिबेटों में तो जबरदस्त भाषणबाजी करते हैं और बहुत बढ़िया बोलते हैं, लेकिन जमीन पर वोट लेना और जमीन पर अपना एक कैडर तैयार करना और कल आने वाले चुनावों में टक्कर देना किसी पार्टी को, अभी इन नौजवानों के लिए, अभी मैं जम्मू संभाग के नेताओं की बात कर रहा हूं, इस संभाग के नेताओं के लिए थोड़ा मुश्किल काम है। आने वाले समय में हो सकता है एक ताकतवर नेता के तौर पर उभर आए और जब भी जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं, हो सकता है उस समय एक पोटेंट फोर्स हों ये लोग। लेकिन अभी ये टीवी पर और सोशल मीडिया के ऊपर इनकी डिबेट्स, इनका शोर, इनका हंगामा सबको सुनाई देता है, लेकिन जमीन पर जो इनकी पकड़ होनी चाहिए थी, वो पकड़ इनकी जमीन पर नहीं है। तो कुल मिलाकर बात इसका मतलब ये, जब आप एक संभाग तक, एक विचार तक और एक समुदाय तक सीमित होकर रह जाते हैं, तो उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री, जिसे मैंने आपको कहा कि बहुत सारे राजनीतिक विशेषज्ञों से जिनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा, इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर की राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाले कल में दिखाई दे सकता है। बड़ा बदलाव यह हो सकता है कि जिन्हें आप बाईस्टैंडर्स कहते हैं, जिन्हें आप कहते हैं कि जनाब इनका तो चुनाव लड़ने की इनकी औकात और हैसियत नहीं है, चुनाव कहां लड़ेंगे, हो सकता है वो चुनाव जब जम्मू कश्मीर में आए, वो सेंट्रल प्लेयर हों चुनाव के, और जिनको लेकर मुझे और आपको और हम सब पत्रकारों को, आम नागरिकों को ये लगता है कि अगर कभी भी चुनाव हुए तो इस माहौल में ये पार्टी कमाल करेगी, शायद वैसा देखने को ना मिले। इसी आकलन के ऊपर केंद्रीय गृह मंत्री ने एक नई बात कही। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पूर्व हैं, पूर्व रहेंगे, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ज्यादा गंभीरता के साथ लेने की जरूरत नहीं है। यही गणित है, ऐसा लगता है, जिस गणित के बुनियाद पर केंद्रीय गृह मंत्री ने यह टिप्पणी उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के ऊपर की है।